भर्तियों को लेकर दो तरह की स्थितियां होती हैं। एक स्थिति के सत्ता के राजनीतिक नेतृत्व ने, यानी चीफ मिनिस्टर ने या मंत्री ने एक संदेश दिया कि भाई हम चाहते हैं कि कोई पद खाली ना रहे और टाइम बाउंड सारे पद भरे जाएं, पारदर्शिता के साथ, ईमानदारी के साथ। ठीक, ये एक पक्ष है। इसके बाद जो दूसरा पक्ष है वो जटिल है, उसमें तमाम प्रक्रियागत उलझाव हैं, तमाम निहित स्वार्थों की आंधियां हैं, तमाम किस्म के प्रपंच भी हैं दूसरे पक्ष में। भर्ती के लिए बोर्ड हैं, एजेंसियां हैं, वो भर्ती करेंगे, तब विज्ञापन निकलेगा, विज्ञापन में शर्तें होंगी, शर्तों में कोई ऊंच नीच हो जाएगी तो विज्ञापन मुकदमे में चला जाएगा, फिर भर्ती अटक जाएगी, लटक जाएगी, भटक जाएगी। अच्छा, मान लीजिए विज्ञापन हो भी गया, फार्म भी भर गया, फिर इम्तिहान की डेट तय होगी, पर्चा बनेगा, उसमें कुछ गलत सवाल डाल दिए किसी ने, जानकर डाल दिए, मूर्खता में डाल दिए, वो विषय अलग का है, लेकिन डाल दिया तो फिर पता लगा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट होता घूमी और भर्ती लटक गई। उत्तर प्रदेश में जो मैं बोल रहा हूं ना, ये सब हो चुका है, और एक नहीं 10-10 भर्तियों में ऐसा हो चुका है। फिर तीसरा पक्ष आता है कि भाई पर्चा बना तो पर्चा छपने जाएगा। अब छपने जाएगा तो पता लगा मुंडन के कार्ड छापने वाली प्रेस को दे दिया, किसी ब्यूरोक्रेट ने अपना हित साधते हुए ठेका कि भाई तू ही छाप दे पे पर्चा। उसने सत्यनारायण कथा के तरीके से पर्चा छाप दिया और वो वक्त से पहले पर्चा बट गया, सब जगह पेपर आउट हो गया। ये भी हो चुका है, इसीलिए मैं कह रहा हूं। अच्छा, मान लीजिए ये सब भी दुरुस्त हो गया तो फिर एक पहलू आता है कि इम्तिहान होगा। अब इम्तिहान में सॉल्वर गैंग है, फलाना गैंग है, डिकाना गैंग है, कौन कौन से गैंग है, व्हाट्सएप गैंग है, इंटरनेट गैंग है, वो समस्या। उससे निपटे तो कॉपी जचेगी। कॉपी जांचने में जी गड़बड़ हो गया, नंबर गलत दे दिए, जितने होने चाहिए उससे कम दिए, बच्चे कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट पता लगा स्टे करो, सारी प्रक्रिया रोको, हम पहले समझेंगे क्या है। 2, 4, 5, 10 साल के लिए भैंस गई पानी में। क्या फिर मुख्यमंत्री भी क्या कह सकते भाई? अधिकारी को बुलाएंगे, डांटेंगे, अधिकारी कह देगा हुजूर वो तो अदालत में है, मामला लगे हैं, क्या करें। ठीक, ये इतनी प्रक्रियाओं, फिर आरक्षण है, आरक्षण के कई प्रकार हैं, नाना प्रकार के आरक्षण हैं, उसमें अजब किस्म की तकनीकी महारत चाहिए। अब उसमें जरा भी किसी बाबू ने, अधिकारी ने कॉमा फुल स्टॉप दाएं बाएं घुमा दिया आरक्षण में, मान लीजिए हाई कोर्ट से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट तक केस जाएगा, चाहे 10 साल लगे, चाहे 20 साल लगे, वो भर्ती हो नहीं सकती। ऐसा हो चुका है। मैं जितनी बातें बोल रहा हूं वो उसमें एक भी ऐसी नहीं जो नहीं हो चुकी। बोले जी इसमें विकलांग का तो आरक्षण दिया ही नहीं, बोले जी रोको प्रक्रिया, बोले पूर्व सैनिक का नहीं दिया, ईवीएस नहीं दिया, बहुत सारी चीजें हैं। फिर यूं आरक्षण होना चाहिए कि यूं आरक्षण होना चाहिए, क्षैतिज होना चाहिए कि ऐसा होना चाहिए, ये एक समस्या। अब यहां सब में खेल होता है नौकरशाही का। क्या नौकरशाही मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप काम करने को तैयार है हृदय से? क्या चयन बोर्ड जो है उत्तर प्रदेश में जितने किस्म के, यूपी SSSC से लेकर और जितने भी, शिक्षा सेवा आयोग और माध्यमिक शिक्षा क्या क्या जितने भी हैं, देखभाल से लेकर पटवारी तक की जो भर्ती कर रहे हैं सब, क्या उनके ये सदस्य और अध्यक्ष ईमानदारी से निष्ठ तौर पर पारदर्शिता के साथ एक कैलेंडर जारी करके उस कैलेंडर पर टिके रहते हुए परीक्षा कराने की योग्य हैं? उतनी उनमें क्षमता है? और अगर है तो पहले क्यों नहीं करा लिए?
क्या जिन एजेंसियों को ठेका दिया गया, आउटसोर्स किया गया भर्ती के लिए, पेपर बनाओ, इम्तिहान कराओ, रिजल्ट जारी करो, उनमें क्या खेल चल रहा है? क्या उनमें भी कहीं कोई लीकेज है? और अगर है तो यकीन मानिए पूरी प्रक्रिया को दूषित कर देगा। ऐसा हो चुका है। मैं फिर दोहरा दूं, मैं आज कोई वो बात नहीं कहूंगा जो नई हो या आशंका हो ना, मैं पूर्व की दुर्घटनाओं से ही आगाह कर रहा हूं। जो पूर्व में बहुतायत में दुर्घटनाएं भर्तियों को लेकर उत्तर प्रदेश में होती रही हैं और मामले अदालतों में जाते रहे और हजारों करोड़ रुपया का वो पोस्टल ऑर्डर लगा के सरकारी खजाने में जमा हो गया होगा के जरिए फॉर्म भरने में। लेकिन भर्ती बहुत किस्मत वाली कोई भर्ती हो जो नियुक्ति पत्र तक पहुंच जाए, अन्यथा अधिकांश भर्तियों की जन्म पत्रिका में अकाल मृत्यु का योग ही रहा, अटकने का, भटकने का, लटकने का। इसके पीछे का पूरा खेल क्या है, मैकेनिज्म क्या है, तंत्र क्या है, कैसे कैसे न्यस्त स्वार्थ इसमें प्ले करते हैं, रोल प्ले करते हैं, इसको समझना जरूरी है। इसलिए आज मैंने इस विषय पर चर्चा रखी। सिस्टम काम कैसे करता है उसका एक बहुत ज्वलंत उदाहरण ये भी है कि चाहे वो शिक्षा मित्र हो, चाहे वो अनुदेशक हो, जो भी लोग हैं संविदा पर या और लाखों नौजवान संविदा पे उत्तर प्रदेश में, उनकी अभी मुझे कुछ शिक्षा मित्र मैसेज भेज रहे थे कि उनका जो मानदेय है वो अटका हुआ है। हर महीने की 31 तारीख को मानदेय क्यों नहीं जा सकता भाई? इसके लिए क्या मुख्यमंत्री जी को कोई आदेश देने की जरूरत क्यों होनी चाहिए? ये बाबू और सारे अधिकारी क्या कर रहे हैं? एक टाइम टेबल नहीं बन सकता क्या? लेकिन नहीं, वो भी अटकाए हुए हैं, लटकाए हुए हैं। मेहमानों साहब का परिचय करा दें। दीपक बघेल साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, दीपक जी का स्वागत है। कपीश श्रीवास्तव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, कपीश जी का स्वागत है। रजत सिंह हैं, नई शिक्षक भर्ती के आंदोलनकारी नौजवान, उनका बहुत स्वागत है। गौरव सिंह, संयुक्त युवा मोर्चा, गौरव सिंह का बहुत स्वागत है। दीपक बघेल जी, आपसे बात शुरू करूंगा। मैंने शुरुआत में कहा, अगर आपने सुना होगा, दो पक्ष होते हैं इस भर्ती के। एक राजनीतिक नेतृत्व का दिशा निर्देश कि भाई भर्ती करो, ईमानदारी से करो, समय से करो, कोई पद खाली ना रहे, ठीक। मुख्यमंत्री ने ये बात दोहरा दी। फिर अब उसके बाद गेंद आ जाती है कहां? अधिकारियों के पाले में। क्या? भर्ती बोर्डों के अध्यक्षों के पाले में। फिर वो कहते आओ भैया अंताक्षरी खेले। क्या सालों साल कबड्डी चलती है? भर्ती के लिए फार्म भरने वाला बुढ़ा जाता है, तब तक भर्ती अटकती रहती है। बोले अभी तो सुप्रीम कोर्ट में गई है, सिंगल बेंच, डबल बेंच, कौन कौन बेंच हो। क्या पता लगा बच्चा ओवर एज हो गया। दीपक जी, ये मसला जो मूल है वो है सिस्टम की नकेल कैसे कसी जाए। अगर वो नकेल नहीं कसी जा सकी तो फिर किसी डेडलाइन का कोई मतलब नहीं। दीपक बघेल। धन्यवाद अमिताभ जी। जी। सुरक्षा संबंधी प्रशासन का संकल्प लेकर आज भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। देखिए, हमारे कार्यकाल में आपने लगातार देखा होगा कि पिछले 5 साल के कार्यकाल में और अभी शुरुआत के 1.5 साल के कार्यकाल में हमने लगातार सरकारी नौकरियां देने का काम किया। मिशन रोजगार के तहत आप लगातार देखते रहे होंगे, विभिन्न न्यूज के माध्यम से आप देखेंगे कि हमारे यहाँ नियुक्ति पत्र वितरण का काम लगातार चल रहा है। अब बात आती है सिस्टम से नकेल कसने की बात। तो आप एक बात से स्पष्ट रूप से आपको नजर आ गई होगी, मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के बयान से शासन की मंशा एकदम स्पष्ट है कि इस प्रकार की कार्रवाई हो, जल्दी से जल्दी छात्रों को नौकरियां मिले। और ये हम स्पष्ट रूप से चाहते भी हैं, परंतु सिस्टम के अंदर ही ऐसे कई सारे अधिकारी हैं जो इनको लटकाने, भटकाने और अटकाने का काम करते हैं। ऐसे अधिकारियों पे भी नकेल कसने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया जा रहा है। ऐसे अधिकारियों
ऊपर एकदम स्ट्रिक्ट रूप से कार्रवाई करने का काम हमारी सरकार कर रही है। इसीलिए हमने कार्मिक विभाग से सारे रिक्त पदों की सूची मंगाई, जिससे ये बघेल साहब अभी रुक जाओ, बिल्कुल ठीक है, वो सूची मंगाई है। और जब से हम पत्रकारिता में आए तब से हम देख रहे हैं हर बार ऐसा कुछ ना कुछ होता है। कोई न कोई जो भी सरकार रहती है उस मुख्यमंत्री हमेशा ये कहते भाई सूची लाओ, काम करो, ठीक काम करो। कौन मुख्यमंत्री कहता है कि भर्ती मत निकालो? कौन मुख्यमंत्री कहता है भर्ती लटका दो? कोई नहीं। लेकिन अंधा तब पतियाए जब कौड़ी भर पाए। आप समझिए ना। खैर, मैं तो लंबी बात में कतई यकीन ही नहीं रखता। मैं तो एक चावल देख के बताता हूं कि चीज क्या है। कपिल जी के पास जाऊं उससे पहले एक बात कह दूं ताकि बहस फोकस्ड रहे। भर्ती की तरह बहस नहीं हो जाए मेरी अटकी लटकी भटकी ना। एक क्लिंचिंग एविडेंस सामने रखता हूं। कपिल जी वकील भी हैं। अधिकारियों ने विधानसभा के प्रश्नोत्तर के लिए मंत्री के हाथ में कागज थमाया। मंत्री तो जानते नहीं, अधिकारी देते कागज। मंत्री के हाथ में, बेसिक शिक्षा मंत्री के हाथ में कागज थमाया। बघेल साहब आप भी सुन लो, अभी जवाब कपिल जी से लूंगा फिर, लेकिन आप पर भी बात आएगी। उन्होंने कहा जी कोई जगह ही नहीं खाली स्कूल में मास्टर की, पूरे यूपी में अनुपात समानुपात सब बराबर हो गया। अधिकारियों लिख के दिया, कल्याण सिंह जी के पौत्र ने उसको पढ़ दिया। ठीक, कल जो मुख्यमंत्री के उस पर जो रिक्तियां गई हैं उसमें बेसिक शिक्षा विभाग ने 51,000 समथिंग रिक्तियां भेजी हैं। अब दोनों चीजें एक साथ तो नहीं हो सकती कि सूरज और चंद्रमा एक ही साथ निकल आए। या तो वो कोई भर्ती खाली नहीं, वो जानकारी देने वाले अधिकारी जेल चले जाते अब तक, मेरा शो होने से पहले तक, या ये 51,000 भर्ती बताने वाले जेल जाए। दोनों तो सही नहीं हो सकते क्या? मैं तो बिल्कुल निरपेक्ष बात कहता हूं और ऐसी बात कहता हूं जिसको काटना मुश्किल हो जाए। क्या दोनों सही नहीं हो सकते? कपिल जी, पार्टी का मसला नहीं है आज मसला ये कि वही सचिव, वही निदेशक, उन्हीं वही लोग देते हैं जवाब। क्या मंत्री के हाथ में तो कागज जाता है। और एक 6 दिन पहले 10 दिन पहले कहा जी कोई भर्ती खाली नहीं, मास्टर की जगह ही नहीं यूपी में बची। अच्छा जी, अब कह रहे हैं 51,000 कुछ खाली है। तो जिन अधिकारियों ने ये 2 अलग अलग वक्तव्य दिए उनमें किसी एक को जेल जाना चाहिए कि नहीं कपिल जी? काम के लिए रखा गया है जी, और मंत्री जी ने अगर उससे अपनी सूचनाएं मानी हैं तो जो सूचनाएं उनको देनी है वो सही सूचना देनी है, गलत सूचना के लिए उन्हें नहीं रखा गया। और ये तो जितना भी अधियाचना की जाती है वो उन विद्यालयों से इन तक पहुंचती है। अगर प्राथमिक विद्यालय से बीएसए तक पहुंचती है, सारे बीएसए से उठा करके बेसिक शिक्षा के मंत्री तक पहुंचाई जाती है और इनका जो अपना सचिव होते हैं वो पहुंचाते हैं। सचिव के पास जाएगी, वहां से वहां जाएगी। इसमें पूरी जो चेन इन्वॉल्व होती है उसमें ही कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा निकल जाता है जो कि सूचनाओं में भ्रम पैदा कर देता है। लेकिन ये मंत्री की भी जिम्मेदारी है कि उसके पास अगर आ रही है और जिसने भ्रामक सूचना दी है उसको कारण बताओ, नोटिस भी जारी करो, और अगर उचित लगता है कि नहीं वाकई इनमें ये दोषी लगता है तो डिपार्टमेंटल कार्रवाई के लिए आप लिखें। और डिपार्टमेंटल कार्रवाई इस पर होनी चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आने वाले हमारे बच्चों के भविष्य के साथ अधिकारी खेलते हैं। आप तो अपना तनख्वाह उठा रहे हैं, आप अपनी सुविधाओं को अवेल कर रहे हैं, आप अपने पद की गरिमा के साथ जो है वो जाने जाते हैं, तो इसलिए थोड़ी जाने जाते हैं कि आप किसी की आप जो है कोई गलत संसूचनाएं ज्ञापित करेंगे और आपको जो है छूट मिल जाए। ठीक बात कर, ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं रजत और गौरव सिंह के पास चलूं उससे पहले एक बात और कह दूं, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी रहे। क्या मट्ठे का कोई काम नहीं मेरी बहस में। क्या दूध अलग पानी अलग। फिर एक वैसी बात कहता हूं जो काटी न जा सके। बघेल साहब, एक बार सबसे बात करने के बाद आपसे इन्हीं प्रश्नों पर उत्तर लूंगा। भाई पर्चा बनाने का पैनल अधिकारी बनाते हैं कि भाई रामलाल बनाएंगे, श्यामलाल बनाएंगे। क्या पर्चा गलत बनाया, कोर्ट में क्वेश हो गया पर्चा, लाखों परीक्षार्थी जेल गए। क्या
हमने जब ये घटना घटी थी तो कहा था पर्चा बनाने वाले और बनवाने वाले, जिसने उन योग्य लोगों को चुना जिन्होंने गलत पर्चा बना दिया, उन दोनों को जेल भेज दो। क्या बोले हुए कई साल गुजर गए, अभी तक तो कोई कार्रवाई हुई नहीं। मैं तो कहीं सुना नहीं कि पर्चा बनाने वाले जेल गए, वो तो अपना टीएडीए लेके मौज ले रहे हैं। क्या लड़का हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डबल बेंच, सिंगल बेंच कर रहा है। इसके लिए ना विधानसभा की जरूरत, ना अध्यादेश की जरूरत, किसी काम की जरूरत नहीं। सामान्य सरकारी आदेश से जेल चला जाएगा आदमी। मसला यहां पर है। रजत सिंह, ये दो तरह की सूचनाएं 15 दिन में कैसे आ सकती हैं? एक सूचना है कि भाई अनुपात समानुपात सब बराबर हो गया, ठीक, इसलिए अब कोई जरूरत ही नहीं किसी मास्टर की बेसिक में। दूसरा आता नहीं 51,000 कुछ पद खाली हैं। सूचना आने का स्रोत एक ही है और सूचनाएं बिल्कुल पूर्व पश्चिम। क्या है इसके पीछे? सर ऐसे बहुत सारे आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी के आ चुके हैं। आपको भली बात याद भी होगा कि 2020 में एक कमेटी भी गठित हुई थी जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के ब्यौरे के लिए कि कितने पद रिक्त हैं उसका आंकड़ा देने के लिए कहा गया था। उस पे आपने बकायदा एक डिबेट शो भी रखा हुआ था। जी बोलिए बोलिए। एक बकायदा आपने डिबेट शो भी रखा था। इससे पहले भी आदेश आ चुका है। और हम एक सवाल हमारा भाजपा के प्रवक्ता जी से ये भी है कि जहां पर विभागों में पद खत्म किए जा रहे हैं, समाप्त किए जा रहे हैं, संविदा आउटसोर्सिंग लागू किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि इन्होंने बाबू और चपरासी के पद रिक्त का जो है आउटसोर्सिंग को संविदा पे कर दिया है। तो ये तो पद रिक्त होना नहीं है। दूसरी चीज, प्राथमिक शिक्षक भर्ती में इन्होंने 1,39,000 पद समाप्त कर दिए हैं, अपने आप समाप्त हो गए हैं, कम हो गए हैं। और तब भी शिक्षा मंत्रालय द्वारा रिपोर्ट में दिया गया है कि 1,26,028 पद रिक्त है। इतना बड़ा आंकड़ा जो है उत्तर प्रदेश में रिक्त होने के बाद भी शिक्षा मंत्री का जो बयान आया है कि हमारे यहाँ तो अनुपात समानुपात बराबर है, हमें कोई भर्ती करनी नहीं है। तो हम तो यही सवाल हम बार बार पूछ रहे हैं। आज मैं डिबेट पे बैठे हैं, बीजेपी प्रवक्ता जी जो कहे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है बहुत ताबड़तोड़ भर्ती आएगी। इससे पहले 2020 में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आदेश दिया था कि जल्द से जल्द जो है रिक्त पदों का डाटा निकले और इस पे भर्तियां हो। आज 2023 चल रहा है। इससे पहले उन्होंने 2019 में बोला था शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होगा। आज 2023 चल रहा है, अभी तक आयोग लापता है। ना आयोग का अध्यक्ष का पता है, ना आयोग की नियमावली बन पा रही है, ना अभी कोई इस पे कार्य हुआ है। तो हम यही तो जानना चाह रहे हैं कि इन्होंने तो बोल दिया, आदेश दे दिया कि जल्दी। ठीक है रजत जी, अभी रुकना होगा। मैं गौरव सिंह के रजत अभी रुक जाइए, गौरव के पास चलूंगा। इसमें भी दो चीजें हैं, मेरी बहस बिल्कुल क्लियर रहनी चाहिए, उसको उलझाव नहीं हो। एक विषय है कि पद कितने खाली हैं, नहीं खाली हैं, एक विषय। दूसरा विषय है कि जो भर्ती आए उसका विज्ञापन बनने से लेके ज्वाइनिंग लेटर की चिट्ठी टाइप होने तक जानबूझकर धूर्ततावश कोई ऐसा पेंच ना उलझा दिया जाए कि बाद में रामलाल श्यामलाल भागते हुए इलाहाबाद जाएं और मुकदमा ठोक दें। क्या? और उसके बाद जय हरि की क्या? फिर तो सिंगल बेंच, डबल बेंच, कौन कौन बेंच खेलते रहेंगे। गौरव सिंह, दो अलग अलग चीजें हैं। मेरा दोनों पर आग्रह, पद कितने खाली वो एक अलग विषय, और मान लीजिए 2,000 पदों के लिए भर्ती आ गई, विज्ञापन में कोई लोचा कर दिया, विज्ञापन चैलेंज हो गया। प्रश्न पत्र में कोई लोचा कर दिया कि राम मनोहर लोहिया कहां जन्मे थे, अब जहां जन्मे हैं उस जगह का नाम ही नहीं दिया, शिलांग, हांगकांग, जापान दे दिया विकल्प में। रजत गए हाई कोर्ट में, तुरंत मुकदमा ठोक देंगे। क्या भाई, रजत भी तो पिटीशन तैयार कराए बैठे हैं ना। रजत से मेरा मतलब जो चलन है उत्तर प्रदेश का, फिर कापी जची, उसमें लोचा, फिर मुकदमा। तो ईमानदारी से भर्ती पूरी हो जाए और लड़का ज्वाइन कर ले, इसकी गारंटी कैसे होगी? गौरव सिंह। अमिताभ सर जी। पहले तो आपको बहुत बहुत साधुवाद कि जिस राष्ट्रीय मीडिया जिसे हम समझते हैं
उस पर जिस तरह के ये विषय उठने चाहिए, वहाँ राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा की शादी चल रही है। नहीं, खैर उनको और भी आप बधाई, हमेशा वो शादी निरंतर का आप इस ठीक तरह है। के मुद्दे हाँ। उठाते रहते हैं जी। नौजवानों के लिए। जो प्रश्न आपने अभी ये बात आपने कहा कि सवाल ये है ही नहीं कि कितने पद कहाँ खाली। अभी हमारे छोटे भाई ने बताया कि अभी सरकार ने है, शिक्षा मंत्रालय ने बताया है कि संसद में बताया है कि लगभग 1,26,000 कक्षा 1 से लेकर 8 तक के पद खाली पड़े हैं। 1,26,000 समथिंग कुछ पद खाली। मैं दो चीजें ये समझता हूँ कि देखिए, हम हमेशा जो दो मुद्दे बात करते हैं कि महंगाई बढ़ गई, हम ये मानते हैं महंगाई समस्या नहीं है, समस्या आय घट गई या आय महंगाई की अपेक्षा नहीं बढ़ी। ऐसे ही समस्या बेरोजगारी इस देश में नहीं है। रोजगार देने की जो इच्छा शक्ति होनी चाहिए सरकारों की, वो इच्छा शक्ति खत्म होती जा रही है। देश में लगभग 1 करोड़ से ज्यादा पद आप देखेंगे तो खाली पड़े हैं। अभी जो ये विषय चर्चा में आया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी विभागों से जो पद खाली पड़े हैं उनका आंकड़ा मांगा है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को ये आंकड़ा मांगना पड़ रहा है। 2017 में हमें एक माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बयान याद है कि इंटरव्यू उन्होंने दिया था चुनाव से पहले 2017 में, जब सपा की सरकार थी और इलेक्शन हुई। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने योगी आदित्यनाथ जी ने उस समय कहा था कि उत्तर प्रदेश में लगभग 5.5 लाख पद खाली पड़े हैं। उस समय अखिलेश यादव जी की सरकार थी और आज वो स्थिति उससे भी ज्यादा बदतर है। 5.5 छोड़िए, हमें लग रहा है उत्तर प्रदेश में आप जोड़ेंगे सही से, जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को ये पता नहीं कि प्रदेश में कितने पद खाली पड़े हैं, तो हम लोग किस तरह का आंकड़ा जोड़े, ये बड़ा समस्या का विषय है। तो दोनों मिलाकर के जो हमें लगता है नौजवानों के समक्ष समस्या ये है कि हम करें किससे वफा, यहाँ तो बारी बारी हुए सब बेवफा। ठीक बात गौरव जी, ठीक। देखो, ये विषय नहीं है और ये तर्कपूर्ण बात भी नहीं कि किसी भी मुख्यमंत्री को या मंत्री को ये उंगली पर याद होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में कितने पद खाली है। उत्तर प्रदेश पांडुचेरी नहीं भाई साहब, 25 करोड़ की आबादी का प्रदेश है। वो सिस्टम से ही आएंगे पद और वही आने का तरीका भी है, ठीक है ना। जिले से संबंधित विभाग से वही तरीका भी है। किसी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से अपेक्षा नहीं की जा सकती और करना भी नहीं चाहिए, ठीक है, जिससे यहां पर क्लियरिटी रहे। बघेल साहब, मैं एक और सरल बात कहता हूं, ये आपके फायदे की बातें हैं क्या? जो लोग संविदा पर रखे हैं सरकार ने, शिक्षा मित्र है, अनुदेशक है और तमाम, हर विभाग में करीब 15-16 लाख आदमी तो संविदा पे होगा मेरे ख्याल से, उनका मान दे जाता है क्या? जाना है क्या? 3 महीने का मानदेय होल्ड क्यों हो गया? कैसे हो सकता किसी का? एक तो 10,000 रुपया मिल रहा, वो भी 2-3 महीने होल्ड कर ले। यस, 9,000 रुपया मिल रहा, वो भी 2-3 महीने होल्ड हो जाए। इसमें क्या समस्या है? जो उस अधिकारी ने 5 मिनट अगर लगा दें आप, मतलब लीडरशिप 5 मिनट सिर्फ मेरे कहने से कि भाई ना, आज सब काम छोड़ के 5 मिनट में ये जानना चाहूंगा ये किस अधिकारी की मूर्खता के चलते मानदेय रुका है 3 महीने का, उस अधिकारी को जेल भेजो। हमेशा के लिए मसला सुलझ नहीं जाएगा दीपक बघेल। इसमें कोई रॉकेट साइंस है? कोई अधिकारी होगा जिसकी जिम्मेदारी होगी कि भाई शिक्षा मित्रों को महीने का मानदेय समय से जाए, होगा ना कोई अधिकारी? अगर नहीं जा रहा तो वो क्यों नहीं जेल जाए? वो तो बैठ के काजू खा रहा है सचिवालय में, और 10,000 रुपया जिसको मिल रहा है वो मर रहा है। दीपक जी, अमिताभ जी, मैं आप और हम सब लोग उसी समाज से आते हैं जिस समाज के बारे में, जिस समाज में इस प्रकार के लोग नौकरी करते हैं। मेरे भी भाई या मेरे भी परिवार और रिश्तेदार जब इस प्रकार से नौकरी करते हैं और जब उनको मानदेय नहीं मिलता तो हमें पता है कि 3-4 महीने तक किस प्रकार का कष्ट होता है। ये हम भली बात ही जानते हैं। और ये कहीं ना कहीं देखिए, सिस्टम के अंदर जो गड़बड़ियां हैं, ये उन्हीं के कारण से ये सारी चीजें आज सामान्य जन को फेस करनी पड़ती है। परंतु देखिए, आज सिस्टम के सुधार के लिए लगातार दीपक जी, तो फिर हमें दे दो सिस्टम, महीना 2 महीना के लिए हमें दे दो सिस्टम, हम सुधार दें। मैं क्या, कौन जी किससे कहीं गुहार लगाएं कि सिस्टम सुधरे? भाई इसकी अपील पाकिस्तान में तो करेंगे नहीं जाके सिस्टम सुधरे हमारा। जिनको चुन के भेजा उन्हीं से निवेदन होगा ना कि भाई सिस्टम सुधरे। इसमें लंबी कहानी क्यों? 1 मिनट में पता लगता है, 1 मिनट में, कि कौन आदमी जिम्मेदार है। पता लगा मिस्टर सो एंड सो, चलो बर्खास्त करो इनको, भेजो फाइल, खत्म करो। क्या आग की तरह पूरे सचिवालय में खबर फैल जाएगी कि भैया अब मामला गड़बड़ है, अब कतई बदमाशी की तो नौकरी जाएगी।
ये जांच होगी, रिपोर्ट आएगी, कमेटी बैठेगी, इन सब से तो भला नहीं हो पा रहा दीपक जी, नहीं? नहीं, बिल्कुल अमिताभ जी, निश्चित ही इन सब चीजों से देश का ना भला होने वाला है, ना ही उन नौजवानों का भला होने वाला है जो रोजगार प्राप्त करे हुए बैठे हैं। क्योंकि जब उन्हें पैसा नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है उनकी परिवार की आर्थिक स्थितियां भी उसी प्रकार से बदहाल होंगी, जिस प्रकार से अन्य किसी बेरोजगार व्यक्ति के समान होती है। और मैं निश्चित ही इस बात का समर्थन करता हूँ। देखिए, परंतु जो सरकार की जो कार्यप्रणाली है वो कई सारे नियम कायदे कानूनों से चलती है, और उन सभी नियम कायदे कानूनों के अंदर परिवर्तन करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार कर रही है। शासन स्तर पर हमारी मंशा स्पष्ट रूप से है कि जो व्यक्ति रोजगार करे उसको 1 महीने के अंदर उसको रोजगार, उसको जो मेहनताना वो उसको मिल जाना चाहिए। परंतु कहीं कहीं सीधी सब उनके पास पूरा पैसा पहुंच रहा है, कहीं कहीं ऐसी चीजें घटनाएं नजर में आती है जहां उनका पैसा महीना या 2 महीना देरी के कारण पहुंचता है। तो ऐसे अधिकारियों पर भी कार्रवाई करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार करती जा रही है। ऐसे किसी भी अधिकारी को बख्शने का काम हम तो नहीं करने जा रहे। परंतु देखिए, कबड्डी का खेल किस प्रकार से खेला जाता था आपको पूर्व की सरकारों से ये पता चल जाएगा। आज रोजगार के ऊपर चर्चाएं हो रही है, वहां पर जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो 4 भर्ती आयोग के जो अध्यक्ष थे उनको हाईकोर्ट की फटकार के बाद में हटाना पड़ा। तो इस प्रकार का परिदृश्य और माहौल भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए ये लोग छोड़ के गए थे। शिक्षा माफिया हावी थे, और वो शिक्षा माफिया लगातार किसी भी ऐसे एक भी भर्ती को शिक्षिता पूर्वक नहीं होने देते थे। वो लगातार ऐसे माफिया थे जो केवल और केवल अपने सगे संबंधियों को रुपया पैसा के लिए। एक मिनट दीपक बघेल, एक मिनट, अरे रुको भाई रजत, एक मिनट रुकिए। एक हाथ कंगन को आरसी क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? क्या मसला सपा बसपा भाजपा का नहीं है। आज मेरे पास एक मैसेज आया सिराजुद्दीन अंसारी का, क्या ये उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, ये कह रहे हैं कि हम भी मदरसा आधुनिक शिक्षा है, ये कह रहे हैं कि सर हम भी इंसान हैं, हमें भी भूख प्यास लगती है। क्या 7 वर्षों से प्रदेश के 7,442, नोट कर लीजिए कहीं, 7,442 आधुनिक शिक्षा मदरसों में कार्यरत इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 21,216 शिक्षकों को 6 साल से ज्यादा समय से मानदेय का भुगतान नहीं हुआ है। कोई तो जिम्मेदार होगा। अब हम तो कम पढ़े लिखे आदमी हैं, लेकिन हम होते सिस्टम में क्या, तो हम 5 मिनट में जिम्मेदार व्यक्ति को जेल भेज देते। क्या बाद में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल जाती, लेकिन मैं जेल भेज देता। मैं दूसरे किस्म का आदमी हूं मित्र। क्या जो भी सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेटरी इसका जिम्मेदार होता वो 5 मिनट में जेल चला गया होता। कोई मजाक बना के रखा है। ये तरीका ठीक नहीं। मुझे याद है जब नंद गोपाल नंदी इसके मंत्री थे पिछले उसमें सरकार में, तब हमने एक बार उनसे कहा था तो कुछ भुगतान हुआ था। वो मैंने व्यक्तिगत तौर पर उनको कहा कि भाई इनके लोग मर जाएंगे, इनकी ओर देखो। दीपक बघेल, ये एक उदाहरण आया इसलिए मैंने अभी रख दिया। क्या ये हम सबके लिए कष्ट की बात नहीं है? ये 21,000 लोग 6 साल से, दीपक जी जी अमिताभ जी निश्चित रूप से हमारे लिए कष्टदायक विषय है कि अगर इस प्रकार से किन्हीं लोगों को अगर उनका मेहनताना या मानदेय नहीं मिलता तो ये कष्ट का विषय है। परंतु कहीं ना कहीं देखिए, जब विषय जांच के दौरान होते हैं, कहीं ना कहीं वो किसी ऐसी प्रक्रिया में अटक जाते हैं जहां पर वो जांच में ठीक से नहीं पाए जाते, तो ऐसी घटनाएं होती है। परंतु निश्चित ही अगर इस प्रकार की कार्रवाई के कारण से किसी व्यक्ति या किसी अधिकारी के कारण से ये अगर डिले हुआ है तो ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई करने का। दीपक जी रुकिए, मैं कपिल श्रीवास्तव के पास चलूंगा। और कपिल जी, सपा का मामला हटा दीजिए, वकील के नाते एक बात बताओ, अगर आदमी अवैध है क्या तो उसको घर भेजो तुरंत, क्या मुक्त करो। लेकिन अगर 30 दिन काम कर रहा है तो वैध अवैध के नाम पर उसका मेहनताना रोका जा सकता है क्या? रोटी कैसे खाएगा कपिल जी? अमिताभ जी, सबसे पहली चीज तो यह है कि ये मूलभूत आवश्यकता है, इसके बिना जीवन नहीं चल सकता है। 1 महीने के ऊपर अगर
10 दिन भी जाते हैं तो जो वेतनभोगी लोग हैं, जिन्होंने अपनी चीजें बांध रखी है कि दूध वाले के लिए ये 2,000 रुपया, बच्चों की फीस के लिए ये 5,000 रुपया, अन्य चिकित्सा कराने के लिए ये 2,000 रुपया, ये सारी व्यवस्थाएं, और खाना खाने के लिए। आप मुझे बताइए कि जब ये जीवन के अपरिहार्य चीज है, ये ऐसी चीजें हैं कि इसके बिना जीवन चल ही नहीं सकता एक मनुष्य का। जी और एक मनुष्य को मानवाधिकार के तहत गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। आप उस कॉन्स्टिट्यूशन की अवहेलना कर रहे हैं जिसमें प्रांग न्याय सुआत्मा की बात कही गई है, जिसमें व्यक्ति के जीवन का अधिकार उसको गारंटी के साथ सरकारों के द्वारा दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। ये जिस तरह की बातें कर रहे हैं, ये बीच में राजनीति ले आते हैं, और मैं आज राजनीति करने के मूड में नहीं हूं। नहीं राजनीति मत करिए। नहीं, मैं एक बात कह रहा हूं अमिताभ जी, एक बात कह के खत्म कर दूंगा अपनी बात। मुझको आप बताइए कि 6 महीने साल भर कर से ऊपर हो चुका है, अनुदेशकों को पैसा नहीं मिला है। वो भरा हुआ पैसा नहीं जो कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर आदेश किया, वो अनुदेशकों को पैसा नहीं मिल रहा है जो मिनिमम आप उनको 9,000 रुपए देते हो। ये कितने कष्ट की बात है कि एक अनुदेशक जो अपने घर से इतने किलोमीटर दूर जाके पढ़ा रहा है, उसको 9,000 रुपए आप नहीं दे रहे हो, पिछले 7 महीने से नहीं दे रहे हो। और क्योंकि ऐसे लोगों के बीच में हमारा उठना बैठना होता है, और अनुदेशक संघ के अध्यक्ष जो विक्रम सिंह जी हैं, वो मेरे घर के पास रहते हैं, आते हैं, अपना रोना रोते हैं जी। बाहर से सूद पर पैसा लेके बच्चे का फीस भर रहे हैं, नाच नाच के पढ़ाते हैं। इतना बढ़िया कंपोजिट विद्यालय में कोई जो परमानेंट शिक्षक होगा उतनी मेहनत से नहीं पढ़ाता है जितना विक्रम सिंह जी जो अनुदेशक हैं, जिनको मैं व्यक्तिगत तौर पे जानता हूं, उनको कह रहा हूं। यही चारगांवा गोरखपुर के ब्लॉक में वो हैं। और आप सोचिए कि ऐसे अनुदेशक 21-22 हजार हैं, उन परिवारों को आपने फांसी के कगार पे चढ़ा दिया कि वो आत्महत्या कर लें। ऐसे शिक्षा मित्र भी हैं, ऐसे तमाम संविदा पे जो कर्मचारी हैं, नगर निगम के कर्मचारी हैं। ठीक, उससे पहले एक बात और कह दूं, श्रेणी के कर्मचारी हैं, उनको पैसा नहीं मिल रहा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई जजमेंट्स में एक बात साफ कही कि आप किसी की पेंशन नहीं रोक सकते। ये बात सरकारों को समझनी चाहिए। कोर्ट ने कहा पेंशन नहीं रोक सकते, ये भ्रष्ट थे, अक्षम थे, वैध थे, अवैध थे, नौकरी करके रिटायर हो गए ना, पेंशन नहीं रुक सकती। ठीक, जांच पड़ताल के नाम पर। वैसे ही अगर 30 दिन किसी से काम करा लिया तो उसकी तनख्वाह हो या मानदेय हो, वो मिलना ही चाहिए। आदमी गलत है, बाहर कर दीजिए। 30 दिन काम कराने के बाद पैसा मिलना ही चाहिए। रजत सिंह, अब जो नई परिस्थिति बनी है उसमें क्या जो हमारा चाहे यूपी SSSC हो, चाहे और जो तमाम भर्ती बोर्ड हैं, तमाम एजेंसियां हैं, इनके काम करने की जो शैली है उसमें परिवर्तन आएगा, क्या उम्मीद लगती? क्योंकि जब तक ये नहीं बदलेंगी तब तक मंत्री और मुख्यमंत्री के स्तर से चीजें तय नहीं हो, जमीन पर कहीं नहीं उतर सकती ना। हमें तो नहीं लगता सर कि जमीनी स्तर पे काफी प्रभावित होगा, क्योंकि हमने इससे पहले पूर्व के भी बयानों को देखा भी है, समझा भी है। जिस प्रकार से एक आयोग का गठन न होना और फिर उसके बाद शिक्षक भर्ती मामले पे हर बार जो है इस पे जो है मुख्यमंत्री जी का बयान आना, 2020 से बयान आ रहा है, लेकिन जब भर्ती देने की बात आती है तो अनुपात समानुपात बराबर हो जाता है। हम तो सर एक और मुद्दा साथ में जुड़ा हुआ उठाना चाहते हैं कि ये हर बार उत्तर प्रदेश में यूपी पेट की परीक्षा कराते हैं। बताइए, गरीब नौजवान बेरोजगार जो छात्र है, युवा है, वो अपने जेब से पैसा लगा करके हर साल पेट देने जा रहा है। इनको क्यों नहीं चाहिए कि जिस प्रकार से टेट और सीटेट का है, इनको चाहिए इसको भी 5 साल के लिए रिन्यूअल कर देना चाहिए, अनलिमिटेड कर देना चाहिए, जिससे गरीब नौजवानों को राहत मिलनी चाहिए। जो जितने नंबर पाए, अधिकतर योग्यताधारी है, वो कम से कम दोबारा परीक्षा देने तो ना जाए। एक सर ये भी मुद्दा है। दूसरा मुद्दा नई शिक्षक भर्ती का है कि सर इन्होंने सबसे मांग तो लिया कि ब्यौरा हमें देना है, लेकिन आयोग अभी लापता है। अभी इन्होंने टीजीटी पीजीटी का 2 साल से ज्यादा हो गया आवेदन ले लिए हैं, लेकिन उसकी परीक्षा नहीं करा पा रहे हैं। अभी फिर बोल दिए हैं कि हमको आंकड़ा मुहैया कराया जाए।
जब तक आयोग का गठन जल्द नहीं होगा, जी। तब तक शिक्षा विभाग में कोई भी भर्तियां ठीक है 24 रजत, से पहले ठीक। मुश्किल है ठीक है। कि हो जाए। ठीक, केवल मसला शिक्षा विभाग का नहीं, उत्तर प्रदेश में सैकड़ों विभागों में एक शिक्षा विभाग भी है और एक आयोग का भी मसला नहीं। जहां आयोग यूपी ट्रिपल एससी तो पूरा मुस्तैदी से बना हुआ है, वहां तो चपरासी भी है, पानी भी है, चाय भी है, उनने कौन से झंडे गाड़ लिए? जो बार बार ये चिंता जता रहे हो कि वो आयोग बना नहीं, बन जाए तो बैकुंठ उतरे जमीन पे, क्या कह रहे हो ना कि बैकुंठ इसीलिए रुका है कि शिक्षा सेवा आयोग नहीं बना। जिस दिन बन जाएगा, कार्यालय में फीता कट जाएगा, उसी दिन बैकुंठ उतर जाएगा। रजत बाबू, यूपी ट्रिपल एससी है, वो तो चल रहा है ना, वो तो कभी बंद नहीं हुआ। वहां परीक्षाएं चल रही है क्या? नहीं ना। नहीं सर। क्यों? मैं बीमारी की जड़ पकड़ना चाहता हूं। बीमारी की जड़ नहीं समझेंगे तब तक इन बातों को कोई अर्थ नहीं। जो शिक्षा का बच्चा है वो कहेगा टीचर की भर्ती निकाल दो, बाकी भाल चूड़ में जाए। जो लेखपाल है वो कहेगा डॉक्टर जी लेखपाल की बात उठाओ आप, क्या शिक्षा मित्र का भैया सब छोड़ो, शिक्षा मित्र का उठाओ। मैं कहता हूं मैं पूरे उत्तर प्रदेश की आंख में जो आंसू है उसकी जड़ को समझना चाहता हूं मित्र। सबके अपने अपने वो है सेगमेंट, लेकिन सबको मिला के ना उत्तर प्रदेश बनेगा। सहमत है। गौरव सिंह जी, क्या दिखता है आपको? जो मशीनरी है जिसको किसी भी फैसले को जमीन पर उतारना है वो मशीनरी उतारती है। किसी भी देश का प्रधानमंत्री या किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री फैसलों को जमीन पर नहीं उतारता, जमीन पर नौकरशाही उतारती है फैसलों को। गौरव जी। अमिताभ सर, पर हम आपकी बात से सहमत हैं, लेकिन देश का चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे देश के प्रधानमंत्री जी हो, इनके निर्देशन में ही ये चीजें होती हैं। इनकी इच्छा शक्ति से ही जो अधिकारी है, चाहे नीतियां हैं, ये बनती है, इन्हीं के निर्देशन पे बनती है। तो जो आप कह रहे हैं कि हमें समस्याओं की जड़ की बात करनी चाहिए, तो भर्तियां तो देखिए आप, जैसे जो भी चयन आयोग यूपी ट्रिपल एससी की बात कर लीजिए, दर्जनों भर्तियां उसमें पड़ी हुई है। ये चयन आयोग ना होकर एक तरह से चिंता आयोग होगा युवाओं के लिए। हमें समस्या ये है कि एक निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया के लिए एक किस तरह का एक मॉडल हमें स्थापित करना चाहिए। सरकार को किस तरह का एक मॉडल बनाने की सख्त जरूरत है। तीन ही चीजें देखिए, समय से भर्ती, निष्पक्ष भर्ती और जो पद खाली हैं उनको ईमानदारी से उसको भरना। ये तीन ही चीज पे अगर सरकार मजबूत इच्छा शक्ति ला दे तो हमें नहीं लगता सर नौजवानों के लिए कोई समस्या है। समस्या ये है कि सरकार अपनी तरफ से कितनी मजबूती से नौजवानों के भविष्य के लिए काम करने को तैयार है। हम जो भी हमारे यहाँ राष्ट्रीय रोजगार नीति की बात, अगर केंद्र की बात कर ले, राष्ट्रीय रोजगार नीति बनने वाली थी 2 साल पहले, अब बात हुई थी सर, केंद्र सरकार उस पर भी मौन हो गई। यूपी लेवल पे जो बात करें, हम तीन ही चीज की मांग कर रहे हैं कि भाई जो भर्तियां लटकी हैं इस तरह की, जो या कोई भर्ती ऐसी नहीं होती इसमें निष्पक्ष हो जाए, कहीं ना कहीं कोई धांधली, कोई न कोई विवाद आ जाता है, वो भर्ती कोर्ट चली जाती है। युवाओं के जीवन में, नौजवानों के पास समस्या क्या है कि वो पहले विज्ञापन आए, वो आवेदन करे, भर्ती दें, उसके बाद वो ट्विटर पे ट्रेंड कराएं, अपनी पूरी जवानी ट्विटर पे ट्रेंड कराएं, लाठियां खाएं पुलिस की, कोर्ट जाएं। नौजवान पूरा अपना जो समय है ये पूरा इन चीजों में जोड़ दे रहा है। जी ठीक गौरव जी, वो एक ईमानदारी से नौकरी चाह रहा है, इसलिए सरकार को ईमानदारी से प्रयास करना है। इसमें बहुत साइंस नहीं है। ठीक ठीक। दीपक बघेल जी, सरकार और सिस्टम दो चीजें होती हैं, ठीक है ना? अंग्रेजी में गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक? गवर्नमेंट में हम मानते हैं पॉलिटिकल लीडरशिप, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ठीक? और सिस्टम में आईएएस, आईपीएस, ये लोग सिस्टम है, ठीक है ना, जो चलाते हैं। मेरा प्रश्न बड़ा सीधा सपाट, जिन लोगों ने विधि सम्मत मानदेय समय पर हर महीने की 1 तारीख को उपलब्ध नहीं कराया हजारों लाखों काम करने वालों को उत्तर प्रदेश में, क्या हम ये भरोसा करें कि 3 दिन के भीतर वो लोग दंडित हो जाएंगे? लंबी बात मत बताइएगा कि नहीं फिर आयोग बनेगा, इनकी जांच के लिए फिर नया आयोग बनेगा, लोग गई भैंस पानी में। क्या मैं पूछ रहा हूं, इसमें तो कोई बात ही नहीं, जिसने काम किया उसको मानदेय मिलना है, ठीक? किसी की कृपा तो है नहीं कि चेहरा देख के पैसा मिलेगा, ऐसा भी नहीं।
जिन लोगों ने ये नहीं किया, ट्रेजरी को परमिशन भेजी जाती होगी, सेंक्शन नहीं भेजी हो तो नहीं मिला, ठीक। उनको ढूंढना भी मुश्किल नहीं, ये अभियुक्त या फरारी तो काट नहीं रहे अधिकारी, ये तो सब वहीं लोक भवन में ही बैठ रहे हैं और ठंडा गरम पी रहे हैं। इनको ढूंढने भी आपको कहीं नहीं जाना, नहीं, कंप्यूटर में सबका दायित्व तो पता है, कौन क्या देख रहा है, किसकी जिम्मेदारी है। हम माने कि बिजली की गति से 72 घंटे के भीतर इसमें से 2, 4, 5 लोग दंडित कर दिए जाएंगे, जिन्होंने ये पाप किया है कि 10,000 रुपया पाने वाले व्यक्ति के मानदेय को भी रोके रखा। और इससे होता क्या है, मानदेय रोका किसी आईएएस की प्रमाद ने क्या, और कटघरे में खड़ा कौन हुआ, जिसको चुनाव लड़ना है क्या। आईएएस का तो नाम ही नहीं जानता गांव में आदमी, किसने रोका है। बघेल जी। अमिताभ जी, निश्चित रूप से आप एक बात तो मानेंगे कि शासन की जो मंशा है वो स्पष्ट है, लोगों को जाकर उनके हक अधिकार दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी का शासन लगातार कर रहा है, मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में। अब दूसरी बात पे आ जाते हैं प्रशासन, जो लाल फीताशाही है जिसके बारे में आपने जिक्र किया, कभी 1 रुपया ऊपर से पहुंचता था, 85 पैसा बीच में रह जाता था, 15 पैसा जमीन तक पहुंच पाता था। ये स्थितियां प्रशासन के माध्यम से हुआ करती थी, क्योंकि लगातार प्रशासन में जो बाबू होता था वो अपने यहाँ से पार्टी आगे पहुंचाता था। इस कारण से वो धीरे धीरे करके डिले करते करते कहीं 6 महीने, कहीं 3 महीने, कहीं 2 महीने और कहीं साल भर लगा देते थे। आज मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी बाबू की टेबल पर कोई भी फाइल 3 दिन से ज्यादा न रोके, जिससे ऐसे लोग हैं जो उसके कारण से वंचित रह जाते हैं, उनको उनके हक अधिकार मिल सके। ऐसे जो अधिकारी हैं जो लगातार डिले करते हैं, ऐसे अधिकारियों पर सीधी कार्रवाई करने का काम मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी लगातार कर रहे हैं। आपने देखा होगा एक दिन पहले भी वहां पर 2700 पुलिसकर्मियों के साथ में मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने सीधा उनको फटकार लगाने का काम किया, जो अपने काम को ढिलाई से। दीपक जी ठीक है, ठीक, एक बार रुक जाओ दीपक जी, एक बार रुक जाओ। सारी बात ठीक है, इस बहस में मैंने इसको डिटेल नहीं होने देना चाहता। बहस बहुत मुश्किल से कभी भारत में ऐसा दिन आता है कि ढंग की बहस हो पाए, ठीक है ना, इसलिए डिटेल नहीं होना देना चाह रहा। मैं तो सीधे एक बात पूछ रहा हूं, जिस आदमी की गलती के कारण पैसा नहीं गया तनख्वाह का, मानदेय का, वो जेल जाएगा कि नहीं जाएगा, बस इतनी सी बात बताइए, बाकी कहानी से हमसे क्या लेना देना। निश्चित ही अमिताभ जी, एक प्रकार का कोई व्यक्ति जो ऐसे लोगों का हक अधिकार को छीनने का काम कर रहा है, उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार जेल पहुंचाने का काम करेगी। अभी तक क्यों नहीं पहुंचाया? 6 साल हो गए जी अमिताभ जी, अभी तक क्यों नहीं पहुंचाया? आपको मुहूर्त निकलेगा, की कमियों को दुरुस्त। अरे हमसे टेलीफोन करके पूछ लिया करो, कमी ढूंढने में टाइम मत लगाओ, हमसे टेलीफोन कर लिया करो, ढूंढने में टाइम मत खराब करो। 10 साल सिस्टम की कमियां ढूंढने में निकल जाएंगे, तब हमको व्हाट्सएप कर दो। आपको नहीं समझ में आ रहा, हमसे पूछ लो, हम बता देंगे कौन अधिकारी जिम्मेदार है। क्या दिक्कत है यार, इतना टाइम मत खराब करो। बोले हम तो इमामबाड़ा गए थे, भटक गए भूल भुलैया में, ना भूल भुलैया मत जाओ, सीधे पूछो। खैर कपिल जी, बात वहीं आके अटक जाती है। सरकारों को, मैंने राजनीतिक लीडरशिप को हमेशा यही बोलते देखा, अपने 35 साल के अनुभव से कह रहा हूं, हमारी मंशा बिल्कुल साफ है, किसी को बख्शेंगे नहीं क्या। और मैं हर बार हर सरकार से ये कहता रहा, भाई साहब फिर भी ये हो तो यही रहा है। बोले नहीं अग्निहोत्री जी, मंशा बिल्कुल साफ है, बख्शेंगे नहीं। अब क्या करें, इसके आगे कैसे बात बढ़े? देखिए, बात इस चीज की है जी, कि अगर सरकार में वास्तव में हिम्मत हो काम करने की तो वो काम कर सकती है, लेकिन सरकार जब प्रशासनिक अधिकारियों पर ज्यादा विश्वास करने लगती है तो वहां कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारी उस सरकार को धोखे में भी रखते हैं और काम भी नहीं करते, क्योंकि उनका तो काम चल रहा, उनको तो चुनाव में जाना नहीं है। चुनाव में तो राजनीतिक लोग जाते हैं, राजनीतिक पार्टियां जानती है। लेकिन इस बात पे सही आप कह रहे हैं, मैं आज भी आपको एक बात कह रहा हूं कि जितने लोगों का मानदेय रुका है या वेतन रुकी हुई है, इतने वर्षों से, आपने अभी खुद ही एक मैसेज पढ़ करके सुनाया, कोई भी डिपार्टमेंट के अंदर अगर कोई वांट निकाली जाती है तो उसके अकाउंट सेक्शन से पहले ही ये करा लिया जाता है, क्या वेतन दे पाओगे?
तो वेतन संस्तुति के बाद ही कोई अधिसूचना जो है जारी होती है उतने पदों की। जहां तक मुझे इस बात की जी हाँ, जानकारी ठीक बात शायद है। आपको भी हाँ, होगी। ऐसा ही होता है। और जब ये सारी चीजें हैं तो आप वो नहीं कर पा रहे हो। आज हम एकदम राजनीति के मूड में नहीं थे, लेकिन हमारे मित्र ने केवल राजनीति की। और मुझे बड़ा दुख हुआ इस बात का कि आपके सामने जब सारे तथ्य मौजूद हैं, और ये भी है कि कम से कम अगर सारे डिपार्टमेंट जोड़ दिए जाए तो 5 लाख से ऊपर के पद खाली हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने जब पहली बार अपनी सरकार बनाई थी, उसके घोषणा पत्र में पहले ही सरकार बनने से पहले आपने 5 लाख सरकारी नौकरियों की बात की थी, वो भी संविदा पे और ठेकेदारी प्रथा से नहीं। लेकिन आपने कोई पक्की नौकरियां तो दी नहीं, और जो संविदा पे भी दिया, जिन्हें मानदेय पे भी दिया, आज वो 6-6 महीने साल भर से जो है वो अपनी वेतन अगोर रहे हैं। और आप अभी 69,000 शिक्षकों के ही अंदर देख लीजिए, आपने ओबीसी कोटे में जानबूझ करके 27% की जगह केवल 4% लोगों को आपने आरक्षण का लाभ दिया, जिसकी वजह से ये सारी चीजें, और लाठी भी खाते हैं बच्चे। दिक्कत इस बात की, मान लीजिए 5 प्रश्न गलत हो गए, अब 5 प्रश्न तो जिसने सेट किया था उसने गलत किया। बच्चे जो हैं उसमें जो सक्सेस हुए और जो नहीं सक्सेस हुए, जिनके वो 4-5 के वजह से ही वो नहीं हो पा रहे हैं, तो वो भाई न्यायालय की शरण में चले गए। अब तो फंसा तो आपके वजह से है। दोषी कौन है? वो बच्चे दोषी तो नहीं है। दोषी तो वो लोग हैं जिन्होंने पेपर को सेटअप किया था, जिन पर आपने जिम्मेदारी दी थी कि बड़े योग्य लोग हैं, अच्छा पेपर बनाएंगे, प्रश्न का उत्तर जानते हो। ठीक कपिल बाबू। रजत जी क्या होना चाहिए? आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई उन पर। रजत जी क्या होना चाहिए? सचिवालय सुधरेगा तो व्यवस्था सुधरेगी, जान लीजिए। क्या पार्टी कोई सरकार में आए कोई रहे, उससे कुछ बहुत ज्यादा फर्क नहीं आना जाना, ये जान लीजिए। क्या जो बाबू है जो ऐसे मिलता है यहां चश्मा रख के, विज्ञापन वो बनाता है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री विज्ञापन बनाते नहीं क्या? विज्ञापन में एक कॉमा फुल स्टॉप दाएं बाएं कर देता है, वो जानता कि ये मुकदमे में जाएगा मामला, आप मौज लो नहीं। फिर रजत और गौरव जो है विज्ञापन जारी होते ही लखनऊ या इलाहाबाद की ट्रेन पकड़ लेते हैं वकील साहब के यहाँ जाने की। क्या? और फिर सिंगल बेंच डबल बेंच। जी सर, एक और बड़ी समस्या है कि जिस प्रकार से विभागों में रिक्त पदों को समाप्त किया जा रहा है, जो रिक्त पद हैं उन पे आउटसोर्सिंग और संविदा नियमावली लाई जा रही है, और धीरे धीरे उससे उन पदों को ही खत्म कर दिया जा रहा है। तो धीरे धीरे जो अब समय आने वाला है, कहीं ना कहीं हमको नहीं लगता कि ये पदों पे भर्ती कर पाएंगे। आपने देखा होगा सर, एक बड़ा मुद्दा है जो अभी 1,39,000 प्राथमिक शिक्षकों को जो है पद ही शिक्षक ही कम हो गए। ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल ये, जो सचिवालय में काम करने वाले बाबू होते हैं, क्लर्क होते हैं, वो भी तो आउटसोर्सिंग के थ्रू आने लगे हैं। वो भी तो आउटसोर्सिंग के थ्रू निजी कंपनियों के थ्रू काम कर रहे हैं। सचिवालय में भी ऐसा नहीं है, वहां पे भी ऑपरेटर हैं, जो वहां के बाबू हैं, वहां के चपरासी हैं, सब ये सारे जो क्लर्क का, कनिष्ठ सहायक का, ये जितने पद आते थे पहले, ये सब परमानेंट पद आते थे। लेकिन इन पदों को समाप्त किया गया है। सरकार की ये जो मंशा है, जो ये प्राइवेटाइजेशन कर रही है, आउटसोर्सिंग नियम ला रही है, ये कहीं ना कहीं युवाओं को बेरोजगारी की तरफ ठेल रही है। ठीक है। तो मैं तो उत्तर प्रदेश सरकार से और बीजेपी प्रवक्ता से कहना चाहूंगा कि आप 2 करोड़ रोजगार देने में तो सक्षम हो गए और प्रदेश में 10 लाख रोजगार देने में सक्षम हो गए, तो कम से कम जो नियुक्तियां रिक्त पद हैं उस पे भर्ती निकालिए। आउटसोर्सिंग संविदा नीति से रोजगारों को अंधकारमय मत रुकिए। आउटसोर्सिंग का मसला रजत के उठाने से या किसी कहने से वो मसला बड़ा है, उसमें इतनी हल्की सी टिप्पणी से कोई बात हल नहीं होती। ठीक है ना? वो पूरे देश की एक व्यवस्था है और कई सरकारों ने उस व्यवस्था को स्वीकार किया, आज से नहीं, जब रजत पैदा हुए होंगे तब से। ठीक है ना? वो सिलसिला चल रहा है, इसलिए उसमें भाषण करने से कोई लाभ नहीं होने जा रहा। मेरा तर्क, मैं अपने को वहां तक सीमित रखूंगा, आउटसोर्स से भर्ती हो और चाहे परमानेंट भर्ती हो, समय पर भर्ती हो, पूरी ईमानदारी से काम का पैसा मिले आदमी को। ठीक, ये 2 बातों तक मैं अपने को सीमित रखता हूं। आपने अनुदेशक को 9,000 देने का वादा किया, 9 तो टाइम से दो। आप बिजली विभाग में किसी को उस संविदा पर रख रहे हो, 10,000 रुपया, तो 10,000 उसको टाइम से मिलना चाहिए। रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए संविदा पर, वो अलग बहस है। और दूसरी बात जो रजत ने कही, उसमें भी एक चीज समझनी होगी, जो नियम बनाते हैं
ठीक, जिनके बाद रजत या गौरव जैसे लोग मुकदमे में जाते हैं और कपिश जी जैसे हमारे जो वकील मित्र हैं उनका मामला चकाचक हो जाता है। क्या? क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो हाई कोर्ट के वकील हैं उनमें अधिकांश का तो इसी से चल रहा है, जो भर्तियों के इतने मुकदमे। उनको भी ये समझना होगा, वो संविदा वाले बच्चे वो नहीं बनाते, वो टाइपिस्ट हैं। क्या? फाइल इधर उधर ले जाने वाले हैं, वो बनाते हैं आईएएस अधिकारी। इस बात को समझो। ठीक, कोई 22 साल का 24 साल का संविदा वाला तो नहीं ना बता देता कैसा आरक्षण इसमें होगा, नहीं। इसलिए चीजों को इतना हल्का नहीं कर दो कि पता लगा 2-4 चपरासी 2-4 जूनियर क्लर्क दंडित कर दिए, बोले बात खत्म हो गई। नहीं। गौरव सिंह, संविदा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, संविदा मैं तो मानता हूं संविदा का मतलब शोषण, लेकिन 1990 के नरसिंह राव के समय से वो प्रक्रिया देश में शुरू हुई, शनै शनै उसमें सब पार्टियों का योगदान रहा और होते होते अब पूरे देश भर में वो चीज चल रही है, कोई राज्य ऐसा नहीं जान नहीं। ठीक, इसलिए उस पर हम अलग बहस रखेंगे किसी दिन। आज मसला ये कि जो काम कर रहा है उसको पैसा कैसे मिले और 180 दिन के भीतर भर्ती पूरी कैसे हो। गौरव सिंह। अमिताभ सर जी, पहले तो शिक्षा विभाग की जो बात है, शिक्षकों की भर्ती की बात हो रही है। नहीं शिक्षक नहीं, सबकी भर्ती की बात हो रही भाई, सबकी भर्ती की बात कह रहा हूं मैं लेखपाल की भी कह रहा हूं, मैं नलकूप ऑपरेटर की भी कह रहा हूं, मैं सबकी बात कर रहा हूं। मैं सब पे आ रहा हूँ अमिताभ सर, बस मैं एक उदाहरण के तौर पे कहना चाह रहा हूँ। देखिए, सरकार की मंशा होनी चाहिए। अगर सरकार प्राइमरी स्कूलों को, सरकारी प्राइमरी स्कूलों को अगर एक बोझ की व्यवस्था समझ के ढोएगी तो सरकार की नीतियां कहीं न कहीं चाहे शिक्षकों के पद हो चाहे जो हो, उसको खत्म करने की कहीं न कहीं रहेगी। आप अगर उनको बोझ समझ के ढो रहे हो तो उसके साथ जो बदहाली है, जो आज लाखों पद रिक्त पड़े हैं सरकारी स्कूलों की जो स्थिति है, क्योंकि ये स्थिति जिससे बदतर होगी, शिक्षकों के पद घटेंगे और सारी चीजें। तो इसमें है कि सरकार चाहती क्या है। दूसरा चीज है जो आपने कहा संविदा वाली बात, संविदा बहुत बुरी चीज है और शोषण है, सबसे बड़ी शोषण का जरिया है। मैं मानता हूं सर कि एक आईएएस अधिकारी को सबसे पहले मैं कह रहा हूं आप संविदा लागू करिए, कोई दिक्कत नहीं है। केंद्र में हालांकि ज्वाइंट सेक्रेटरी वगैरह के लेवल पर सरकार ने कुछ इस तरह के नियम शुरू किए हैं। मैं मानता हूं आप संविदा शुरू करनी है, संविदा आपको करनी है, आप आईएएस आईपीएस को संविदा करिए। ये नहीं चलेगा एक आईएएस जो परमानेंट नौकरी ढूंढ करके उसके बाद वो माली और चपरासी को संविदा पे रखेगा, ये सर कोई न्याय नहीं है। अगर आप संविदा करना है तो सबसे ऊपर की जो व्यवस्था है आप उसको पहले कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में लाइए, तब नहीं। एक माली सर, चाहे अभी संविदा पे नौकरी की बात हो गई, अनुदेशक की बात हो गई या मदरसा शिक्षकों की बात हो गई, 9,000 रुपए देने में 5-5 महीने आप वेतन नहीं देते हो शिक्षकों को। और अभी नई संसद दिल्ली में बनी तो यहाँ भी सुनने में आ रहा है कि 5,000 करोड़ से ज्यादा की एक यहाँ पे विधानसभा बनने जा रही है। सवाल यही है सर, फिर वही बात होती है कि सरकार के नजरिए में प्राथमिकता क्या है। प्राथमिकता उस नौजवान का भविष्य बनाना है, ठीक ये है सर, बस नजरिए की बात है। ठीक गौरव सिंह, चीजें इतनी सरल नहीं। हालांकि जो नौजवान होते हैं उनको तो एक अपना एक माइंडसेट होता है, स्वाभाविक है, उनको कष्ट है तो उनकी भाषा भी वैसी हो जाती है, लेकिन समस्या इतनी सरल भी नहीं। ये संविदा आज नहीं आई क्या? मैं फिर कहूंगा जब गौरव और रजत पैदा नहीं हुए होंगे, स्कूल में पढ़ रहे होंगे 5वें छठे में, तब संविदा में लोग काम कर रहे थे, पता है। इसलिए ऐसा घोर माटा भी नहीं करो ना। नौजवानों के संघर्ष में जब राजनीति का पुट आ जाए तो उनका संघर्ष कमजोर हो जाता है, जान लीजिए क्या। और राजनीति ये चाहती है कि नौजवानों का संघर्ष लांछित हो जाए क्या। जब सपा की सरकार थी तो जो आंदोलन करते थे बच्चे, भाजपा वाले सपा वाले कहते थे भाजपाई हैं क्या। तब भी मैं कहता था राजनीति से 12 हाथ की दूरी रखो क्या, लेकिन आप लोग भी रखते नहीं हो, ये भी सच है, रखते नहीं हो क्या। क्योंकि कुर्ता और गाड़ी और पान और उंगली में चूना, लेटर हेड, मोहर, इसका भी चस्का है क्या। गलत कहूं तो टोक देना रजत बाबू क्या, इसका भी चस्का है क्या। संघर्ष करने वालों में भी नेता पैदा हो गए क्या।
वो भी फोटो खिंचा रहे बड़े राजनीतिक नेताओं के साथ। क्या बोले? गंभीर विचार विमर्श करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री के साथ। क्या वो कह दिया आप सपाई हो, बसपा का शासन आ जाएगा, वो कहेंगे आप भाजपाई सपाई दोनों, खत्म। इसलिए आपको सलाह दूंगा, क्या अपनी लड़ाई अपनी मांगों तक सीमित रखिए, पॉलिटिकल स्टेटमेंट की ओर मत जाइए। ठीक, आपकी लड़ाई सिस्टम से है ना, तो सिस्टम की बात करिए। लेकिन मैंने कहा कि वो भी दिक्कत है कपीश बाबू, कुर्ते में कलफ लग जाए तो समझ लो नरक हो गया। क्या फिर आदमी मान थोड़ी सकता ना। बघेल, कुर्ते में कलफ ना लगे तभी तक ठीक है भैया, कलफ लग गया तो मुंह में पान और हाथ में चूना, बोले हाँ भाई फोन लगाओ, कहाँ मंत्री जी मुलाकात कर ले। क्या ये भी है समस्या। खैर मैं इसमें नहीं जाता, मैं सरकार से एक बात कहूंगा। चाणक्य ने कहा है कि शासन व्यवस्था में बहुत बड़ी क्रांतियों की जरूरत नहीं होती दीपक जी, कुछ नजीर सेट करनी पड़ती है। ठीक, जैसे कल मुख्यमंत्री जी जब लॉ एंड ऑर्डर पर समीक्षा कर रहे थे तो उन्होंने एक आईपीएस अधिकारी से कहा कि भाई हमको बर्खास्त करने पर मजबूर नहीं करो, कर दूंगा बर्खास्त। क्या ये मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य पूरे देश में वायरल हो रहा है ना। नजीर तो सेट हुई ना कि हम ऐसा भी कर सकते हैं। अगर गलत पेपर बनाने वालों को में से किसी 4 को जेल भेज दिया होता आपने मुहूर्त देख के, तो बाकी सब तो सुधर गए होते, सही पेपर बनाते भर्ती का कि नहीं? बताओ भैया। क्या मानदेय और तनख्वाह, मैंने मुख्यमंत्री के कम से कम 5-7 आदेश तो मैंने देखे जिसमें उन्होंने कहा कि किसी का मानदेय रुकना नहीं चाहिए, 31 दिन के भीतर मानदेय पहुंच जाना चाहिए। क्या, और अगर नहीं पहुंच रहा तो यही राजद्रोह है? ये राजद्रोह से कम है क्या? 20 लाठी मारिए, जेल भेजिए, अपना पराया मत देखिए। आप ऐसा कर दीजिए, गाजीपुर से गाजियाबाद और बस्ती से बहराइच तक जय नहीं हो तो हमको बताना, लेकिन करना पड़ेगा। अब जनता भी उतनी समझदार हो गई, 1970 और 80 की जनता नहीं भाई साहब, वो भी व्हाट्सएप पे रहती है जनता भी, वो भी देश दुनिया समझ रही है कि क्या चल रहा है। एक छोटा सा सुझाव देता हूं, अच्छा लगे मान लीजिएगा। जिन लोगों की गलती के कारण मानदेय या ऐसी चीजें हों, उनकी सैलरी क्यों नहीं रोक सरकार सीज कर ले? एक बार कर लीजिए, सबकी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी एक की कर लीजिए, बाकी तो दहशत में सुधर जाएंगे। क्या धीमार बहू समझाई कहावत है, क्या बिटिया को डांट के बहू को मैसेज दे दिया जाता है दीपक बाबू, लेकिन करना तो पड़ेगा। और दूसरी चीज मैं कहता हूं कि चुनाव का एक टाइम टेबल है, कपीश जी और दीपक जी दोनों से कहता हूं, दोनों राजनीतिक लोग हैं। विधानसभा लोकसभा कोई सीट हो 6 महीने से ज्यादा खाली नहीं रह सकती दीपक जी। पानी बरसे और चाहे आंधी आए, चाहे कोरोना आए, चाहे कोरोना का बाप आए, चुनाव तो होता है ना, तय कैलेंडर के अनुसार ही होता है, बोलो हाँ। तो जब इस देश में चुनाव जितना बड़ा काम हो सकता है तो भर्ती क्यों नहीं हो सकती टाइम से? मैं समझना ये चाह रहा हूं। मैंने सबकी सरकारें देख ली भाई साहब, इसलिए मुझे मत समझाना। मैंने 35 साल में सब सरकारें देख ली, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक। नरेंद्र तिवारी मुख्यमंत्री थे जब मैं पत्रकारिता करने शुरू की थी। क्या आप सब चीज के लिए टाइम टेबल है, भर्ती के लिए टाइम टेबल नहीं। मैं देखता हूं लोग मुझे भेजते हैं कि 2015 की भर्ती अटकी है, 13 की अटकी है। 13 की 10 साल हो गए? बोले हाँ भाई साहब। क्या अच्छा कुछ में कुछ हो भी गया तो डबल बेंच सिंगल बेंच, डबल बेंच सिंगल बेंच खेल रहे हैं। क्या फिर मैं देखता हूं वो कौन अधिकारी हैं, उनको आइडेंटिफाई करिए जो सरकार को मुकदमे में उलझाते हैं।
मान लीजिए एक फैसला हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने दे दिया युवाओं के हक में, आप उसके खिलाफ क्यों जाते डबल बेंच में समय खराब करने? अच्छा, डबल बेंच में भी अगर आप हार गए तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। हम किनसे लड़ रहे हैं? अपनी संतान से, अपने बच्चों से। राजनीतिक नेतृत्व को इस पर ध्यान देना चाहिए। और जो अधिकारी ये सुझाव लाते हैं कि नहीं सर हमको अपील में जाना चाहिए, उनको डपटना चाहिए। ये कोई युद्ध लड़ रहे हैं क्या हम पाकिस्तान के खिलाफ? मेरे दिमाग में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां सरकारों को नौकरशाहों ने अपील में भेज दिया। ये फिर आप जो मान लीजिए मुकदमे चल रहे उनमें पैरवी प्रॉपर नहीं हो रही। नेता की गिरफ्तारी हो, अपनी जमानत की जैसे पैरवी कराता है वो, वैसी पैरवी तो इसमें नहीं होती। महाधिवक्ता बोले नहीं आ रहे हैं, तारीखी पे नहीं जा रहे हैं। एक मसला ऐसा भी आया था, तब मैंने उसमें व्यक्तिगत तौर पर कोशिशें की, तब जाके वो क्या बोलते हैं जी महाधिवक्ता क्या उन बोलते हैं उनको, वो जाके हाजिर हुए। ऐसा क्यों? ये हमारे घर के बच्चे हैं भाई। सरकारें आएंगी जाएंगी मित्र, लेकिन जनता तो यही रहेगी। पार्टियां बदल सकती हैं, नेता बदल सकते हैं, अभिनेता बदल सकते हैं, लेकिन जनता नहीं बदल सकती, वो तो यही रहेगी। और मेरी सिर्फ इस बात पर क्षुब्धता है, खिन्नता है कि अगर किसी ने गलत कॉपी जांची, वो जेल क्यों नहीं गया? अगर किसी अधिकारी की गलती के कारण भर्ती अटके, लटके या भटके, उसको एक थाली कंबल लेके दीपक बघेल जी क्या जेल की ड्रेस पहना के तुरंत डासना में क्यों नहीं बुक करते हो? डासना जेल में वो पेस्ट्री और काजू और जूस वैसे ही खाता रहता है सचिवालय में। ये नहीं सोचना चाहिए क्या हम लोगों को? सोचना चाहिए ना। और नहीं तो उनकी सैलरी जब्त करिए। जो लोग हमारी जनता के साथ ऐसा व्यवहार करें, उसके पीछे उनका इंटेंशन क्या है, मैं उस बहस में नहीं जाता, लेकिन होता तो है ना। इससे बड़ा अन्याय नहीं हो सकता कि जो आदमी संघर्ष में है, रोजगार के लिए छटपटा रहा है, उसको मुकदमे में फंसा दें हम। दीपक बाबू, मैंने तो कपीश बाबू, दिल्ली में जो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे आए तो जो लड़ने आते थे बच्चे, वो मुझसे भी मिलते थे। क्या अभी भी कुछ चल रहे हैं मुकदमे सुप्रीम कोर्ट में? दीपक जी, मैंने उनकी आंखों की पीड़ा महसूस की है। क्या इतने सरकार का पैसा तो किसी अधिकारी की जेब से तो जा नहीं रहा। क्या 20 लाख खर्च करो पेशी पे, चाहे 2 करोड़, वो तो हमारे टैक्स का जाएगा। लेकिन रजत को और गौरव को चंदा करके पैसा देना पड़ता है वकील साहब को। गलत तो नहीं कह रहा रजत? बाप को बैल बेच के पैसा भेजना पड़ता है कि वकील की तारीख पर पैसा दे देना। ऐसा क्यों करते हैं हम लोग? आपके पास तो वकील है, खजाना है सरकारों के पास, लेकिन ये कहां से लाते हैं पैसा? सोचिए। ये भी जो अभी कपीश जी कह रहे थे, सूद पर पैसा लेके मुकदमे लड़े जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। गौरव गलत तो नहीं कह रहा? इससे ज्यादा शर्म की कोई बात हो सकती है? मुकदमे एक बड़ी कमेटी बननी चाहिए हाई पावर में। मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा, एक हाई पावर कमेटी बनाइए और देखिए उत्तर प्रदेश में भर्तियों से जुड़े जो मुकदमे जो सरकार की ओर से इनिशिएट हैं, जिनमें सरकार लड़ रही है किसी निर्णय के विरुद्ध, वो सब वापस होने चाहिए। सरकार क्यों लड़े मुकदमा? अपनों के खिलाफ नहीं, कोई आपराधिक मामले तो है नहीं। अगर कोर्ट ने कहा कि भाई आप इनको 17,000 दीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है दे दीजिए, बोले नहीं डबल बेंच में जाएंगे, फिर संविधान पीठ में जाएंगे, सब मत करिए। अपने बच्चों के साथ व्यवहार वैसा ही होना चाहिए जैसे परिवार में माता और पिता का होता है। गांव में जाइए तो आज भी गांव के लोग सरकार को माई बाप कहते हैं। क्या माई भी है और बाप भी है।
तो वही करुणा दिखनी चाहिए सरकार में, जो माई की आंख में दिखती है, बाबा की आंख में दिखती है। मैं सिर्फ यही कहूंगा। धन्यवाद।